तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने लिया कोरोना का टीका। दोनों भाइयों ने लगवाई स्पुतनिक वैक्सीन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मी तेज। तारीखों को लेकर आयोग के सचिव का बड़ा बयान। चुनाव में बैलेट पेपर का हो सकता है इस्तेमाल। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर दिया बयान। कहा बिहार में है लाठी डंडे की सरकार, आखिर ये ऐसा कैसा सुशासन। महंगाई के खिलाफ सीपीआई माले का प्रदर्शन। केंद्र सरकार का पुतला फूंका। जुलूस निकालकर जताया विरोध। और पटना सिटी के सबलपुर में एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का हुआ खुलासा। मौके से पिस्टल और हथियार बनाने की उपकरण बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने आखिरकार कोरोना का टीका लगवा ही लिया। वहीं दोनों भाई ने स्पुतनिक का पहला आज डोज लिया। बता दें कि वैक्सीन लेने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना से लड़ने का एकमात्र यही उपाय है, यानी वैक्सीनेशन। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वैक्सीनेशन को लेकर आप पर सियासत हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बोलने वाले बोलते ही रहेंगे। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने स्पुतनिक वैक्सीनेशन क्यों लगवाई, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वैक्सीन तो वैक्सीन होता है और कोई भी वैक्सीन लगवाइए, वो वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कारगर होता है। हम लोगों ने टीका लिया। वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोरोना से लड़ने का वैक्सीन है। और बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही थी इस मामले पर कि तेजस्वी यादव कब टीका लेंगे। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम है। कौन सा टीका लगवाया आपने? कई टीके यहाँ पर हैं, है, हम लोगों ने स्पुतनिक लगाया। अब बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि आयोग अक्टूबर तक चुनाव समाप्त करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सभी जिलों से सुझाव मांगा जा रहा है और ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का प्रयोग भी चुनाव में हो सकता है। तो बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर सचिव योगेंद्र राम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि इस बार जो चरणों में चुनाव होंगे, यानी 6 चरणों में चुनाव में से 10 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और उसमें कई पदों में चुनाव होंगे। तो इसमें से ईवीएम की कमी को देखते हुए बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल पंचायत चुनाव में कराया जाएगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ईवीएम यानी पर्याप्त संख्या में ईवीएम नहीं हो पाया है। इसी वजह से अब पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग का मंतव्य ये है कि ईवीएम अगर उपलब्ध हो पाएगा तो हम लोग 6 पद पर ईवीएम से चुनाव कराएंगे, लेकिन लग रहा है कि ईवीएम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम कचहरी का जो 2 पद है, सरपंच और पंच, वह आयोग जो है उसको वैकल्पिक तौर पर बैलेट पेपर के माध्यम से भी चुनाव कराने पर विचार। और मंगलवार को एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर पटना विश्वविद्यालय के गेट पर एआईडीएसओ ने प्रदर्शन किया और एसटीईटी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग की। साथ ही लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त करने की भी मांग की। एआईडीएसओ ने ये चेतावनी भी दी है कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अभी तो लड़ाई है। कल जिस तरह से बिहार सरकार की पुलिस ने एसटी अभ्यर्थियों पर, खासकर महिलाओं पे जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। यही वो बिहार सरकार है। पिछले चुनाव में कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और जब छात्र नौजवान अपने रोजगार मांग रहे हैं तो ये सरकार लाठी गोली की भाषा से बात कर रही है। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार चल रही है।
और भारत में अब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की तादाद कोरोना काल में बढ़ गई है। बीते कुछ साल पहले जो गरीबी रेखा से नीचे आने वालों की दर थी वो 10 करोड़ से कम थी और अब वो 26 करोड़ के पार चल गई है, जिसको लेकर राजस्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस सरकार की उपलब्धि है कि 7 साल के अंदर गरीबी रेखा बढ़ा दी गई। लेकिन भारत की जनता काफी तेज है, यदि आसमान में चढ़ाती है तो नीचे भी गिराने का काम वही करती है। यही मोदी जी के अच्छे दिन हैं, जिन्होंने अच्छे दिन का सपना दिखा करके वोट लिया। उन्होंने गरीबी रेखा 10 से 23 कर दिया। 6 साल की इनकी उपलब्धि है भारत सरकार केंद्र में। तो अच्छे दिन का सपना दिखाकर देश की जनता को बुरे दिन का दिखा रहे हैं। अब ये जनता भी महान है देश की, और जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचाने में देर नहीं लगती है। और पटना सिटी के सबलपुर में एक अवैध रूप से पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने अचानक छापेमारी की जहां अवैध रूप से पिस्टल बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पिस्टल बनाने से संबंधित कई उपकरणों को भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में पिस्टल बनाने वाले सामग्री के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे भारत में महंगाई को लेकर एक बार फिर से जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं और दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो को 32 साल पुराने मामले में जबरन जेल में बंद किया गया है, जिसको लेकर आज जाप के कार्यकर्ताओं ने, जाप के नेताओं ने प्रदर्शन किया। आवे दोबारा नेता के वो भी बोला, अभी नहीं बोला। लखीसराय जिले के मुख्य बाजार स्थित शहीद द्वार के निकट से जिला मुख्यालय तक जनाधिकार पार्टी द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ती महंगाई और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग को लेकर राज्यव्यापी टमटम बैलगाड़ी मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व जाप के प्रदेश महासचिव रंजय कुमार के साथ ही तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार यदि जल्द पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम को वापस नहीं लेती, यानी महंगाई कम नहीं होती, तो जनाधिकार पार्टी पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर चक्का जाम और तालाबंदी करने का काम करेगी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जाप के जो नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया है और जाप कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पे यानी टमटम और बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर आज प्रदर्शन किया। एक तरफ तस्वीर हम पटना की दिखा रहे हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है, दूसरी ओर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो लखीसराय की तस्वीर है और दोनों तस्वीरों में जो जाप कार्यकर्ता है वो बैलगाड़ी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाप कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द बिहार में जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई है उस महंगाई को कम की जाए। 100 के पार पेट्रोल की कीमत हो चुकी है और इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की जो जेब है वो ढीली हो गई है, जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी का मार तो दूसरी ओर महंगाई की मार को झेल रही है बिहार की जनता। दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो की बात कर ले तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में बंद किया गया है और अब तक पप्पू यादव रिहा नहीं हो सके हैं, जिसको लेकर जाप कार्यकर्ताओं और जाप के नेताओं में भी आक्रोश है। लगातार पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप के जो कार्यकर्ता हैं, जाप के जो नेता हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से बैलगाड़ी पर जाप कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया, विरोध जताया और इसी के साथ जाप कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी दी है कि यदि बिहार में महंगाई कम नहीं होती है तो वो राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। आवे दोबारा नेता
दल यूनाइटेड की सेवा दल का विस्तार बैठक आयोजित किया गया। बैठक का आयोजन डुमराव के जंगली नाथ मंदिर में किया गया और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष सनी पटेल शामिल रहे। बता दें कि अपने संबोधन में उन्होंने सेवा दल के कार्यों पर चर्चा की। और कोरोना वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण जिले के 11 ब्लॉक में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य बंद पड़ा हुआ है। लोग टीकाकरण केंद्र तो पहुंच रहे हैं, लेकिन टीकाकरण केंद्र पर बंद होने के कारण लोग बेरंग लौट जा रहे हैं। जबकि कैमूर जिले में 6 महीने में 11 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जो कि अब तक 2.25 लाख ही टीकाकरण हो पाया है। आपको बता दें कि कैमूर जिले में 25 कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण अब यहाँ ताला लटका हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर भभुआ स्वास्थ्य विभाग के डीआईयू ने बताया कि विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। तो ये है बिहार में वैक्सीनेशन की असलियत। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये दावा करते नजर आते हैं कि बिहार में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं होगी, बिहार में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कभी धीमी नहीं होगी, तो दूसरी ओर जरा इस सच्चाई को भी देख लीजिए। कैमूर में वैक्सीनेशन की किल्लत हो गई है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी नहीं बिल्कुल बंद हो चुकी है, यानी रफ्तार बिल्कुल बंद हो चुकी है। और ऐसे में एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री के दावे हैं तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें धरातल को बयां करते हैं। 11 प्रखंड में किया जा रहा है टीकाकरण और 11 प्रखंड में ऑन स्पॉट ऑनलाइन दोनों तरह का कार्य किया जाता था, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी के चलते केवल भभुआ प्रखंड के अंतर्गत समाहरणालय में ही किया जा रहा था 2 दिनों से। उम्मीद है कि कल वैक्सीन आ जाएगी। और वैक्सीनेशन को लेकर अब देखना ये होगा कि आखिर कब सरकार के जो दावे हैं वो धरातल पर दिखते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा। कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम चंपारण जिले की बगहा की, जहां गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। बता दें कि खड़े पुल से टकराने के बाद ये नाव पलटी, जिसमें बगहा के कैलाश नगर घाट से दियारा जा रहे कुल 9 लोग सवार थे। नाव पलटने की सूचना के बाद स्थानीय नाविकों की टीम ने रेस्क्यू चलाकर 7 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन 2 लोगों की तलाश जारी रही। बता दें कि प्रतिदिन बगहा से खेती करने के लिए गंडक पार कर हजारों लोग दियारा के लिए जाते हैं और ये पहली दफा नहीं है, और इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसी सूचना मिली लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि नारायणपुर घाट पे जो है जो पुराने क्षतिग्रस्त ब्रिज के जो पोल हैं उनसे टकरा के एक नाव पलट गई है, जिसमें 9 लोग होने की सूचना है। और 9 लोगों में जो है 7 लोगों के बारे में कंफर्म हुआ है कि वो लोग बाहर निकल गए हैं। 2 लोगों की सूचना अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद भी है कि उस तरफ भी लोग पहुंच गए होंगे। अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। जमुई में लगातार बारिश होने के बाद सड़क की स्थिति बद से बदतर हालात में हो चुकी है। जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वहीं लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन के मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली कई सड़कें ऐसी हैं जो विगत कई वर्षों से सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब तक सरकार की नजर इन सड़कों पर नहीं गई। सरकार तो छोड़िए, प्रशासन की नजर भी इन सड़कों पर नहीं गई। और ये ताज्जुब की बात है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर बारिश के मौसम में सड़कों की यही दयनीय स्थिति हो जाती है। और रोहतास के नोखा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के पिता ने बताया कि बच्ची अपने भाई बहन के साथ घर में खेल रही थी और अचानक ही उसने ये कदम उठाया। मामले की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना के सबलपुर में एक अवैध रूप से पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अचानक छापेमारी की, जहां अवैध रूप से पिस्टल बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पिस्टल बनाने से संबंधित कई उपकरणों को भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में पिस्टल बनाने के सामान को बरामद किया गया है। तो बता दें कि लगातार पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है और पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन व्यवहार आदि मानवों की तरह कर रहे हैं। वो आदि मानव जो नरभक्षी था, जो इंसान होकर भी इंसान के जान का दुश्मन था। आज भी कुछ ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो उस आदि मानव की तस्वीर का एहसास कराती हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी फैसला होता है, लेकिन अब ये बातें शायद किताबी हो चुकी है और अब फैसला लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र करती है। इसकी एक वानगी देखने को मिली बिहार के अररिया में, जहां एक इंसान भीड़ तंत्र के आक्रोश का शिकार हो गया और इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल की स्ट्रेचर पर पड़ा ये एक शख्स शव है जो कुछ देर पहले जिंदा
जीता जागता इंसान था, लेकिन भीड़ तंत्र के फैसले ने कुछ देर की क्रूरता के बाद ही इसे शव में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर है अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र की, जहां चकई गांव में भीड़ ने कथित एक चोर की पीट कर हत्या कर दी। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह इस शख्स के साथ बर्बरता की गई। पहले इसके हाथ पैर बांधे गए और फिर भीड़ ने पीट कर इसे अधमरा कर दिया। जिसकी स्थिति गंभीर होते देख कुछ ग्रामीणों ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और घायल शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक युवक शोएब के पिता का कहना है कि गांव में सड़क बनाने को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, इसी वजह से गांव वालों ने घटना को अंजाम दिया है। जबकि मृतक के पिता का यह भी कहना है कि शोएब गांव में दूध लाने गया हुआ था। गांव के चौकीदार ने बताया कि जिस गांव में घटना घटी उसी गांव के लोगों ने शव को जोकीहाट रेफरल अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे मामले में एसडीपीओ ने बताया कि यह चोरी करने गया था, उसी में घटना को अंजाम दिया गया। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जब पहुंचे हॉस्पिटल तो वहाँ पे देखें कि 2-3 लड़का बाइक से आया, 2 मोटरसाइकिल था, एक में 2 आदमी था, एक में 1 आदमी था। तो 2 चले गया तो बोला कि हम थाना से आ रहे हैं, कह के बड़ा हो गया और एक लड़का बैठा था। पिता शोएब नाम का ये लड़का था जो कि गुरसेल गांव का रहने वाला था और रात्रि में यह जो है चकई गांव में रुपेश और नितेश यादव के घर में घुसा था चोरी करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि पहले भी इसके घर से ये चोरी हुआ है जिसमें इसकी भूमिका थी और इसको ये लोग रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े थे। ये तो भीड़ तंत्र के फैसले की खबर थी, लेकिन अगली रिपोर्ट भी अररिया से ही है, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक और मार्मिक है। जहां कत्ल नहीं हुआ है बल्कि बेरहमी से कत्ल हुआ है। जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा पर कुदाल से हमला कर दिया। जिस शख्स पर हमला किया गया उसका एक पैर खुद ही कब्र में है, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं और उन पर कुदाल से जानलेवा हमला करना, वो भी अपने ही भतीजे के द्वारा समाज की मानसिकता पर सवाल खड़ा करता है। वो जमीन के लेकर के, रास्ते की जमीन था, उसमें वो घर बनाना चाहता था। इसके 2 दिन से इसके लिए झगड़ा कर रहा था। रात में पंचायत भी हुआ, सब तरह से हम लोग पंचायत भी मान गए। उसके बाद सुबह में बोलता है कि ना हम कुछ नहीं मानेंगे, हम समूचा रास्ते को धर के बनाएंगे। राजन गुप्ता, दीपक गुप्ता और सुरेंद्र गुप्ता, तीनों आदमी कुदाल ले आया। 2 आदमी कुदाल ले करने लगा और इसको मारने लगा। सवाल यह भी है कि इस लोकतंत्र में न्याय करने का अधिकार न्यायालय को है, तो फिर भीड़ तंत्र को खुलेआम न्याय करने का अधिकार आखिर किसने दे दिया? जिस शख्स को मॉब लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया वो चोर था या नहीं, इसका फैसला न्यायालय में होता है और उसे सजा मिलती, लेकिन भीड़ द्वारा दिया गया न्याय कितना न्याय संगत है? डीटीवी भारत के लिए अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट। और लोजपा की रणनीति लगातार बन रही है। लोजपा में पटना की बात करें तो चिराग पासवान का जो आवास है पटना में, वो अस्थायी कार्यालय बन चुका है। यानी चिराग गुट के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो आए दिन लोजपा की एक अहम बैठक कर रहे हैं। आज भी यानी बुधवार को भी एक अहम बैठक हुई। लोजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता यानी वहां के लोजपा के जो प्रवक्ता है वो इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने और बातचीत की नेताओं से। क्या कुछ कहा लोजपा के नेताओं ने, किस मुद्दे को लेकर आज बैठक हुई, जरा ये देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पर हैं
और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो घर है पटना स्थित, वो पार्टी का अस्थायी दफ्तर बना हुआ है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं का जुटान इस घर में हो रहा है। कल भी बैठक थी, आज भी पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक है जिसमें पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं संजय पासवान जी। संजय जी, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, सिलसिलेवार तरीके से बैठक हो रही है, क्या मकसद है? सिर्फ आशीर्वाद यात्रा की तैयारी या फिर आर पार की लड़ाई? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने और इस देश के दूसरा अम्बेडकर, जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की जयंती समारोह है 5 जुलाई को हाजीपुर में, उसकी तैयारी को लेकर हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाजीपुर में लगातार बैठकें हुई, कल भी बैठकें हुई और पूरे बिहार के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे आशीर्वाद यात्रा को लेकर, और पूरे बिहार के हमारे कार्यकर्ता, नेता और पूर्व प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष सहित पटना एयरपोर्ट पर 11 बजे जुटेंगे। अशरफ अंसारी जी हमारे साथ हैं। जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि देश की सत्ता पर जो बैठे हैं, बिहार की सत्ता पर जो बैठे हैं, उनको बताना है 5 जुलाई को जो आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है वो शक्ति प्रदर्शन भी है क्या? बीजेपी और जेडीयू दोनों को बताने की? नहीं, इसको हम शक्ति प्रदर्शन नहीं मानते। हमने कहा, और हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी ने खुद से कहा कि ये आशीर्वाद यात्रा है। पहली बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, जिसमें बिहार के मतदाता मालिकों ने 26 लाख मत देकर उनको अपना आशीर्वाद दिया। आज वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि पिताजी के जाने के बाद मैं अनाथ नहीं था, पर चाचा के जाने के बाद मैं अनाथ हो गया हूँ। तो परिवार उनको छोड़ा है, इसलिए पूरे बिहार को, समस्त बिहार को वो अपना परिवार मान रहे हैं और पूरे बिहार से वो आशीर्वाद लेने के लिए निकल रहे हैं। हम समझते हैं कि जैसे आज बिहार की जनता उनको अपने पलकों पर बैठाई हुई है, सच में ये आशीर्वाद यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होगा। आपने चाचा का जिक्र किया सर, हम एक और चाचा का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे पास एक जानकारी है, आप चाहें तो इसको कंफर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको खारिज भी कर सकते हैं। खबर यह भी है कि आशीर्वाद यात्रा के जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स होंगे उसमें स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की भी तस्वीर होगी, जो प्रिंस राज के पिता हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं। हाँ, होगी। हमारे पार्टी के दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के हमारे सांसद रहे हैं और वो आजीवन पार्टी में उन्होंने काम किया है, तो आज दिवंगत हैं, तो उनके प्रति हम लोग की श्रद्धा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।